हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रोहित एंड आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस के बारे में। तो जो इससे पहली वाली वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था लीनियरली डिपेंडेंस एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स के बारे में। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि बेसिस और डायमेंशन वेक्टर स्पेस क्या होता है। तो वी बी या वेक्टर से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो देखी ना तो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपको स्पैन लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट के बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है तो आप वो भी देख चेकआउट कर सकते हैं। मतलब डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट का लिंक होगा, वहाँ पर क्लिक करके आप वीडियो देख लेना, तब आपको ये समझ आएगा, वरना आप बोलोगे कि मेरे को समझ नहीं आ रहा। ठीक है, देखिए, लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस एंड लेट बी बी अ सबसेट ऑफ वी। मतलब कि वी एक वेक्टर स्पेस है, बहुत सारे वेक्टर हैं, और बी सबसेट है वी का। मतलब बी में भी वही वेक्टर्स हैं जो कि वी के अंदर हैं। ठीक है, पर वो सारे एलिमेंट्स नहीं, कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, देन बी इज अ बेसिस फॉर वी। मतलब बी बेसिस तभी कहलाएगा वी का, बी तो सबसेट है, तो बी बेसिस तब कहलाएगा जब बी स्पेंड करेगा वी को और बी होगा लीनियरली इंडिपेंडेंट। दो कंडीशन, मैंने स्पेन और इंडिपेंडेंट की आपको कंडीशन पहले बता रखी है। तो देखिए, सिंपल है ये, आपको ना देखने में थोड़ा मुश्किल सा लगेगा पर क्वेश्चन बहुत ईजी है इसकी। मतलब वही स्पेन और जो लीनियरली इंडिपेंडेंट को मिक्स कर दिया इसने। बस क्या करा, आपको पता है कि स्पेन में हम एक्स वाई जेड रखते थे। ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई वैल्यू निकलेगी, हमें पता नहीं था उसका। देखिए, तीन वेक्टर्स है। ठीक है, तो हमें शो करना है कि ये बेसिस है R3 के। x1 x2 x3 हमने लिखा, C1 C2 20 10 स्केलर्स हमने ले लिया। C1 x1 प्लस C2 x2 प्लस C3 ये लीनियरली कॉम्बिनेशन होता है, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर x1 x2 x3 की वैल्यू हमने पुट करी इक्वल टू ये, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करा, C2 प्लस C3 इक्वल टू x निकल गया। कंपेयर करके C1 प्लस C3 इक्वल टू y, और C2 प्लस C2 की वैल्यू z निकल गई। C2 की वैल्यू अगर हमारी z निकल गई है, अगर हम इसमें पुट कर दें तो क्या आएगा, C3 आ जाएगा x माइनस जेड। देखिए यहाँ से निकल गया। देखिए ना, यहाँ पर मैंने क्या करा, जो C2 की z वैल्यू थी मैंने इसमें पुट करी, तो ये क्या आया, x माइनस जेड होगा, कि जो z था इधर आ गया तो x माइनस जेड। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने करके दिखा रखा है, z प्लस C3, तो C3 ये इधर हो गया। अब C3 C2 की वैल्यू हमें पता है। ठीक है, तो C1 की वैल्यू, अब हमारी सिर्फ C1 की वैल्यू निकालनी बची है, तो C1 और C3 आए तो C3 की वैल्यू हम यहाँ डाल देंगे। C1 की वैल्यू क्या आएगी, C1 प्लस एक्स माइनस जेड, ये हमने डाला, बस बाय। C1 इक्वल टू ये इधर ले गए तो y माइनस एक्स प्लस जेड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर निकल गया है। तो देखिए, यहाँ से ये स्पैन स्पैन प्रूफ हो गया है कि ये एक एस है, एस जो है, मतलब जो हमारा एस है वो स्पैन है। वो कैसे निकल गया कि यहाँ पर हमारी तीनों की वैल्यू आ गई है कुछ ना कुछ। अगर यहाँ पर इन तीनों की वैल्यू ही जीरो आ जाती तो हम बोलते कि भाई ये स्पैन नहीं है। अब देखिए, हमें पता है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट की इंडिपेंडेंट जो सेट वेक्टर्स थे उसकी कंडीशन ये होती थी। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट बोल सकते हैं, दूसरा वाला पॉइंट मैं निकाल रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर x1 x2 x3 वैल्यू लिखी, ये हमें पता ही है हमने कैसे निकाला, पीछे भी सेम निकाला था कंपेयर करके। तो यहाँ पर हमने एक्स वाई जेड रखा था, यहाँ पर जीरो डाल दिया, क्योंकि हमने ये जीरो वेक्टर है। जीरो वेक्टर मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए हमने क्या करा, इसको C2 की वैल्यू इसमें डाली तो C3 की वैल्यू भी जीरो आ गई। ठीक है, अब 2 और 4 से क्या मिला, C3 की वैल्यू इसमें डाली जीरो, तो C1 इक्वल टू जीरो आ गया। देखिए C1 C2 C3 तीनों की वैल्यू जीरो आ गई है। मतलब एक्स वाई जेड डाला तो वो भी एक्स वाई जेड की फॉर्म में आ गया, जीरो डाला तो वो जीरो आ गया। तो इससे हमें ये पता चल गया कि हैंस एस इज बेसिस फॉर R3। मतलब ये बेसिस निकल गया है, क्योंकि हमारा जो क्या दो कंडीशन तो थी हमारी, पहला स्पेन प्रूफ करना था और दूसरा हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ करना था। तो C1 C2 C3 तीनों की वैल्यू हमारी जीरो आ गई है, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ हो गया है। और जो पहले वाला था स्पेन भी प्रूफ हमने कर दिया है, क्योंकि इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू जीरो नहीं आ रही थी। मतलब जो C1 C2 C3 की जो वैल्यू निकली वो जीरो नहीं थी, वो एक्स वाई जेड की फॉर्म में थी। ठीक है, तो देखिए एक्स वाई जेड क्या है, वेक्टर्स है। डायमेंशन देखते हैं हम। देखिए, डायमेंशन क्या कहता है, लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस एंड लेट बी इज अ बेसिस ऑफ वी। मतलब वी मान लेते हैं वेक्टर स्पेस है, बहुत सारे वेक्टर हैं, और बी हमने जैसे अगर हमने इस वाले में एस को प्रूफ करा बेसिस है, वैसे ही बी भी एक बेसिस है वी का, कंटेनिंग अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। मतलब उसमें कुछ ही एलिमेंट्स है, मतलब इनफाइनाइट नहीं है, कुछ ही एलिमेंट्स, क्योंकि वो वेक्टर स्पेस का एक पार्ट है, वी का पार्ट है। मतलब तो v इज कॉल्ड फाइनाइट डायमेंशन। मतलब वो v होएगा, वो फाइनाइट डायमेंशन का कहलाएगा। मतलब कि मान लेते हैं कि v इक्वल्स टू x1 x2 xn तक। ठीक है, अब b है, मान लीजिए कि इसमें तीन सेट है, b एक सेट है x1 x2 x3।
अब इनका लीनियर कॉम्बिनेशन निकाल के जैसे हमने पहले निकाला तो उससे प्रूफ हो गया कि बी जो है बी स्पैन करता है वी को और बी इज लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये एक बेसिस है। ठीक है, तो अगर ये है कंडीशन सेटिस्फाई है, उसके बाद वो कहता है कि अगर बी के अंदर कुछ ही एलिमेंट फाइनाइट है ना, एलिमेंट x1 x2 x3 फाइनाइट ही तो है, तो क्या कहता है कि ये एक फाइनाइट डायमेंशनल होगी। ठीक है, ये फाइनाइट डायमेंशनल होगी, इसको हाईलाइट कर देता हूँ मैं, फाइनाइट डायमेंशनल होगी। अगर यहाँ पर v इन द केस डायमेंशन ऑफ v, डायमेंशन v इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी बेसिस, मतलब v होगा जो डायमेंशन v, इसमें हमें डायमेंशन निकालनी है वेक्टर स्पेस की। ठीक है, डायमेंशन क्या होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब मान लीजिए कि जैसे अभी हमने देखा कि बी एक बेसिस है। ठीक है, जो ये कंडीशन है ये सिर्फ बेसिस वालों के लिए, जो बेसिस प्रूव हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पर x4 भी ऐड हो जाए पर वो बेसिस ना निकले तो उसके लिए कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, वो सिर्फ किसके लिए होगी, जहाँ पर बी बेसिस निकल जाए। अगर बी बेसिस हमारा निकल गया है तो वो कह रहा है कि जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर उतना ये होगा। ठीक है, उतना ये होगा, मतलब इसकी डायमेंशन होगी। हम ये भी कह सकते हैं कि डायमेंशन v इक्वल टू ये, इसका मतलब मोड भी नहीं है, इसका मतलब डायमेंशन, इसका मतलब नंबर ऑफ, मतलब आपको बताता हूँ ये मैथ्स में क्या कहते हैं कि ए मान लेते हैं एक सेट है, तो नम इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, एक वेक्टर है मान लेते हैं, वेक्टर में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इस ये जो ये ना, इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो इसका क्या निकला, डायमेंशन वी होगी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ठीक है, तो ये वी के लिए निकलेगा, बी के लिए नहीं, वी के लिए ही निकलेगा, क्योंकि वी एक वेक्टर स्पेस है, उसके अंदर एक बी बेसिस था, तो बेसिस के जो एलिमेंट्स थे, तो अगर हमें बोला जाए कि वी के डायमेंशन निकालो तो वो उसके बेसिस से ही निकलेगी। ठीक है, तो देखिए अदरवाइज इफ वी डजंट हैव अ फाइनाइट बेसिस देन वी इज इनफाइनाइट डायमेंशन, मतलब अगर वी के अंदर फाइनाइट बेसिस नहीं होगा, मतलब अभी हमने दिखाला बेसिस, वो बेसिस नहीं होगा फाइनाइट। ठीक है, तो वी एक इनफाइनाइट डायमेंशन हो जाएगा। अब एग्जाम्पल से समझ जाएंगे, जैसे कि R3 आ जाता है यूक्लिड स्पेस 3, तो उसमें डायमेंशन R3 कितनी हुई, 3 होगी। क्यों, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स मतलब जैसे कि ये वेक्टर्स होता है ना, x इक्वल टू 1 2 3, तो इसमें 3 एलिमेंट्स है, 1 2 3। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 3 हो गए, 3 डायमेंशन हो गई इसकी। ठीक है, ये 4 हो गया, मतलब एक वेक्टर स्पेस V है, उसके अंदर एक बेसिस है x। ठीक है, इसे कहने के लिए 4 निकल गई है इसकी डायमेंशन। वैसे ही अगर मान ली RN हो जाएगा तो इसकी डायमेंशन n हो जाएगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब मैं आपको अगली वाली वीडियो में बताने वाला हूँ मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए ओके बाय।